जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 5 रोटेशनल एंड सर्कुलर मोशन, फर्स्ट ईयर फिज़िक्स पेशावर बोर्ड के हम एमसीक्यूज़ डिस्कस करने वाले हैं। एमसीक्यूज़ में क्वेश्चन नंबर 1 आपके साथ है द एंगुलर स्पीड ऑफ रोटेशन, द एंगुलर स्पीड इन रेडियंस पर आवर फॉर अ डेली रोटेशन ऑफ आवर अर्थ इज़। तो स्टूडेंट्स आपको पता है कि अर्थ जो है वो एक रोटेशन 24 आवर्स में कंप्लीट करता है और एक रोटेशन में 2 पाई रेडियंस होते हैं। तो अगर हम एंगुलर स्पीड का फार्मूला पुट करें, एंगुलर स्पीड इज़ इक्वल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट तो 2 पाई रेडियंस हुआ और टाइम 24 आवर्स हुआ। तो इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो वो आपके साथ π/12 रेडियंस पर आवर आ जाएगा। अगर ये रेडियंस पर मिनट्स हमसे क्वेश्चन में आता तो फिर हम आवर की जगह 60 मिनट्स लगा लेते हैं, और अगर ये रेडियंस पर सेकंड आता तो फिर आवर्स की जगह हम 3600 सेकंड्स लगा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 स्टूडेंट्स, लीनियर एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन के दरमियान एक ताल्लुक है a इज़ इक्वल टू आर एल्फ़ा। स्टूडेंट्स हमने कहा था कि ये a इज़ इक्वल टू आर एल्फ़ा ये एक स्पेशल केस है। एक्चुअली ये फार्मूला जो है क्रॉस प्रोडक्ट का है। एक्चुअली ये फार्मूला है a इज़ इक्वल टू अल्फ़ा क्रॉस आर, ठीक है। और एक्चुअली इस फार्मूला में a इज़ इक्वल टू अल्फ़ा आर साइन टीटा आता है, और ये स्पेशल केस सिर्फ उस वक्त पॉसिबल है जब साइन टीटा 1 के इक्वल हो या टीटा आपके साथ 90 के इक्वल हो। तो दिस a इज़ इक्वल टू आर टीटा इज़ अ स्पेशल केस ऑफ a इज़ इक्वल टू अल्फ़ा क्रॉस आर विच इज़ अ क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है, वेक्टर प्रोडक्ट है ये। और ये इससे a इज़ इक्वल टू आर एल्फ़ा या मैक्सिमम a तभी आ सकता है जब आपके साथ एंगल जो है वो 90 हो। स्टूडेंट्स हमने चैप्टर 2 में ये डिस्कशन की है कि डॉट प्रोडक्ट 0 एंगल पे मैक्सिमम होता है और क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो 90 एंगल पे मैक्सिमम होता है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 में करेक्ट आंसर जो है वो 90 है। व्हाट इज़ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ स्फेयर? स्टूडेंट्स फार्मूला है, आपको याद होना चाहिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ स्फेयर जो है वो 2/5 mr² है। डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr² है। साइलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हाफ mr² है और स्फेयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/5 mr² है। ये फार्मूलाज आपको याद होनी चाहिए। स्टूडेंट्स, अ पार्टिकल इज एक्टेड अपॉन बाय अ फोर्स ऑफ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड which is always perpendicular to the velocity of the particle. स्टूडेंट्स, एक फोर्स जब वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल को परपेंडिकुलर हो जाता है तो ऐसे फोर्स को हम सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। और स्टूडेंट्स, ये फोर्स स्पीड को चेंज नहीं करता, लेकिन ये फोर्स वेलोसिटी को चेंज करता है, क्योंकि ये फोर्स वेलोसिटी की डायरेक्शन को चेंज करता है, ठीक है। फोर्स हमेशा वेलोसिटी को चेंज करता है, लेकिन ये फोर्स जो कि वेलोसिटी को परपेंडिकुलर है, ये वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को तो चेंज नहीं कर सकता, लेकिन वेलोसिटी की डायरेक्शन को चेंज ये करता है। तो अब आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि इनमें से कौन सा ट्रू है। तो स्टूडेंट्स, वेलोसिटी तो कांस्टेंट नहीं है। अगर इस पे फोर्स एक्ट कर रहा है तो वेलोसिटी तो कांस्टेंट नहीं है। वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है तो लीनियर मोमेंटम तो वेलोसिटी पे डिपेंड करता है, p इज़ इक्वल टू mv, तो लीनियर मोमेंटम भी कांस्टेंट नहीं है। पार्टिकल्स मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन, ये बात भी गलत है। सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से तो बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव करती है, तो करेक्ट ऑप्शन आपके साथ ऑप्शन नंबर सी रह जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 5, अ बॉडी मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ एट कांस्टेंट स्पीड हैज़ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, कांस्टेंट रिटार्डेशन, वेरिएबल एक्सेलरेशन, वेरिएबल स्पीड एंड कांस्टेंट वेलोसिटी। स्टूडेंट्स, आपको पता है, बल्कि यहाँ पे एक वर्ड यूज़ हुआ है कांस्टेंट स्पीड, तो ये ऑप्शन तो मुकम्मल तौर पे गलत हो गई, क्योंकि वो तो वेरिएबल स्पीड की बात कर रहे हैं।
ठीक है। अच्छा, अभी कांस्टेंट एक्सेलरेशन और कांस्टेंट रिटार्डेशन के बारे में सोचें। स्टूडेंट्स, रिटार्डेशन ये वर्ड जो है ये तब आता है जब इंक्रीज़ या डिक्रीज़ इन स्पीड आ रहा हो। मतलब ये रिटार्डेशन का वर्ड जो है ये डिक्रीज़ इन स्पीड के लिए आता है, तो वहाँ तो क्लियरली मेंशन है कि कांस्टेंट स्पीड, तो ये रिटार्डेशन भी आपके साथ ऑप्शन गलत हो गया। कांस्टेंट एक्सेलरेशन और वेरिएबल एक्सेलरेशन। स्टूडेंट्स, वैसे तो अगर आप सेंट्रीपिटल फोर्स की बात करें, सेंट्रीपिटल फोर्स हमारे साथ कांस्टेंट फोर्स होता है, तो उसकी एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा ट्रिक है स्टूडेंट्स। जब एक बॉडी सर्कल में मूव करती है और लेट्स सपोज फ़िलहाल बॉडी यहाँ पे है, तो उस पे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन ऐसे सेंटर की तरफ होती है। लेकिन जब बॉडी यहाँ पे हो तो फिर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन ऐसे होती है। जब बॉडी यहाँ हो तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन ऐसे होती है। जब बॉडी यहाँ हो तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन ऐसे होती है। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन आप देखें हर पॉइंट पे चेंज हो रही है। अगर एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड तो सेम है v²/r, लेकिन उसकी डायरेक्शन हर पॉइंट पे चेंज होती है, तो इसलिए हम यहाँ पे एक्सेलरेशन तो वेक्टर क्वांटिटी है, उसको तो हम कांस्टेंट तब कहेंगे जब उसका मैग्नीट्यूड भी सेम हो और डायरेक्शन भी सेम हो। यहाँ मैग्नीट्यूड तो सेम है लेकिन डायरेक्शन सेम नहीं है, तो करेक्ट ऑप्शन इसका है वेरिएबल एक्सेलरेशन। स्टूडेंट्स, एस्ट्रोनॉट अपीयर्स वेटलेस इन स्पेस बिकॉज देयर इज़ नो ग्रेविटी इन स्पेस। ग्रेविटी तो होती है, ग्रेविटेशनल फील्ड से निकलना तो हमारे लिए इम्पॉसिबल है। देयर इज़ नो फ्लोर पुशिंग अपवर्ड, ये ऑप्शन भी गलत है। एयर का तो ग्रेविटी के साथ कोई काम नहीं है। स्टूडेंट्स, हमने फ्री फॉल में और वेटलेसनेस ने ये बात साबित की थी कि जो भी बॉडी फ्री फॉल में होती है वो वेटलेस होती है, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन इसका ऑप्शन नंबर सी है। हर बॉडी जो फ्री फॉल में होगी वो उसे अपने वेट का एहसास नहीं होगा और उसको अपरेंट वेट जो है उसको ज़ीरो कंसिडर होगा, तो अपरेंट वेट उसका ज़ीरो होगा। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी है। क्वेश्चन नंबर 7, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्ट फॉर अ सैटेलाइट इन एन ऑर्बिट। सैटेलाइट की वेलोसिटी कांस्टेंट होती है? नहीं, क्योंकि आपके साथ वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड हर पॉइंट पे चेंज करता है, बल्कि सैटेलाइट में तो स्पीड जो है वो भी चेंज करती है। ये तो आइडियल केस में हम ऑर्बिट को बिल्कुल सर्कुलर कंसिडर करते हैं, लेकिन एक्चुअली ये सैटेलाइट के ऑर्बिट्स जो हैं ये सर्कुलर नहीं होते, ये एलिप्स के शेप में होते हैं और ये आपके साथ ऐसे ऑर्बिट्स होते हैं लेट्स सपोज, ठीक है। तो उस केस में जब कोई सैटेलाइट जो है वो अर्थ के करीब होता है, लेट्स सपोज यहाँ पे होता है, तो उस वक्त उसकी स्पीड बढ़ जाती है और जब वो अर्थ से दूर होता है उस वक्त उसकी स्पीड कम हो जाती है। तो उसी लिहाज से काइनेटिक एनर्जी भी करेक्ट ऑप्शन नहीं है, क्योंकि उसकी स्पीड तो चेंज होती रहती है। इसी तरह पोटेंशियल एनर्जी भी करेक्ट ऑप्शन नहीं है, क्योंकि वो कभी अर्थ के करीब आ जाता है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो जाती है, जब अर्थ से दूर चला जाता है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो जाती है। एक ही ऑप्शन रह गया है, वो है एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम वो आपके साथ कंजर्व रहता है और वो आपके साथ लॉ ऑफ कंजर्वेशन भी है, ठीक है। तो सैटेलाइट मोशन के लिए एंगुलर मोमेंटम हमेशा कंजर्व रहता है। क्वेश्चन नंबर 8, if Earth suddenly stops rotating, the value of g at equator would students, आपको पता है कि अर्थ जो है ये इक्वेटर पर फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करता है, ठीक है। अर्थ जो है इक्वेटर पे फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में ये रोटेशन करता है और ये 24 आवर्स में जो है एक रोटेशन ये कंप्लीट कर लेता है। अगर अर्थ ये रोटेशन रोक दे तो इक्वेटर पे जी पे क्या असर पड़ेगा? अच्छा स्टूडेंट्स, इस तरह है कि लेट्स सपोज एक पर्सन जो है इक्वेटर पे खड़ा है तो स्टूडेंट्स उस पे जो अर्थ फोर्स अप्लाई कर रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स, वो दो मकासद में वो फोर्स यूज़ हो रहा है। एक तो उस फोर्स की वजह से ये पर्सन अर्थ के सेंटर की तरफ अट्रैक्ट होता है,
मतलब जो उसका वेट है, और दूसरा उस फोर्स का कुछ हिस्सा सेंट्रीपिटल फोर्स में भी यूज़ हो रहा है, क्योंकि ये पर्सन भी तो अर्थ के सरफेस के साथ रोटेट हो रहा है, और रोटेशंस तो, सर्कुलर मोशंस तो सेंट्रीपिटल फोर्स के बगैर नहीं हो सकती। तो यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स जो है उसका काम, उसके दो काम हैं। एक तो उस बंदे को एपरेंट वेट की फीलिंग देना है, और दूसरा उसे रोटेट कराना है। तो स्टूडेंट्स कंसिडर करें, फॉर एग्जांपल ग्रेविटेशनल फोर्स 10 न्यूटन है, तो उसमें 6 न्यूटन उस बॉडी का वेट हो जाएगा, और 4 न्यूटन जो है उसे एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स उसमें यूज़ हो जाएगा। तो अगर ये अर्थ रोटेशन करना स्टॉप कर दे, तो फिर तो सारा का सारा वेट जो है वो उसके एपरेंट वेट में कन्वर्ट हो जाएगा, और वेट एपरेंट वेट में अगर सारा का सारा कन्वर्ट हो गया, तो इसका मतलब जी की वैल्यू आपके साथ इक्वेटर पे इंक्रीज़ हो गई। तो आपके साथ करेक्ट ऑप्शन इसका ऑप्शन नंबर सी है, जी की वैल्यू आपके साथ इंक्रीज़ हो जाएगी। Question number 9. A solid sphere and a solid cylinder of mass m and density rotates about its axis. The moment of inertia will be greater for. स्टूडेंट्स, ये तो सिंपल क्वेश्चन है। सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया 3/5 mr² है, और सॉलिड सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया 1/2 mr² है। बहुत सिंपल है कि 1/2 mr², 2/5 mr² से ज़्यादा है, तो इसका मतलब सॉलिड सिलेंडर का जो इनर्शिया है वो सॉलिड स्फीयर से ज़्यादा होगी। तो करेक्ट ऑप्शन जो है इसमें विच वन विल हैव ग्रेटर इनर्शिया, तो सॉलिड स्फीयर की, सॉलिड सिलेंडर की इनर्शिया ज़्यादा होगी। क्वेश्चन नंबर 10. The gravitational force exerted on the astronaut on Earth is 650 Newton. When she is in the International Space Station, the gravitational force on her is. स्टूडेंट्स, आपको पता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। तो जितना आप अर्थ के सरफेस से या अर्थ के सेंटर से दूर जाते जाएंगे, आपका ग्रेविटेशनल फोर्स या आपका वेट जो है वो कम होता जाएगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें करेक्ट ऑप्शन जो है वो आपके साथ स्मॉलर है। ठीक है, योर ग्रेविटेशनल फोर्स वुड बी स्मॉलर। लेकिन स्टूडेंट्स, अगर यहाँ पे एपरेंट वेट का जिक्र होता, ग्रेविटेशनल फोर्स का मतलब तो रियल वेट है, अगर यहाँ पे एपरेंट वेट का जिक्र होता, तो स्टूडेंट्स फिर याद रखें कि अगर वो किसी स्पेस स्टेशन में है, तो वो स्पेस स्टेशन फ्री फॉल में है, और अगर फ्री फॉल में है तो फिर उसका एपरेंट वेट क्या होता, फिर उसका एपरेंट वेट ज़ीरो होता। लेकिन यहाँ पे एपरेंट वेट की बात नहीं हो रही, यहाँ पे रियल वेट की बात हो रही है। रियल वेट जो है वो आपके साथ कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता, और वो इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है, डिक्रीज़ करता है, लेकिन ज़ीरो कभी भी नहीं हो सकता। क्वेश्चन नंबर 10 ये आपका हो गया। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 11. A solid cylinder of mass m and radius r rolls down an inclined plane without slipping. If the moment of inertia about an axis is mr²/2, जैसे हमने कहा भी है कि सॉलिड साइलेंडर का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो क्या है, वो mr²/2 है या हाफ mr² है। एट एन इंस्टेंट वाइल इट इज़ इन मोशन, its rotational kinetic energy about the center of its mass is what fraction of its original kinetic energy. अच्छा, आपसे वो पूछ रहे हैं कि रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का टोटल काइनेटिक एनर्जी में कितना रोल है। ठीक है स्टूडेंट्स, जब भी बॉडीज़ स्टूडेंट्स जो हैं, जब भी बॉडी स्लाइड करती है, रोटेट करती है, ठीक है, रोटेटिंग बॉडीज़ जो होती हैं, तो स्टूडेंट्स उनकी काइनेटिक एनर्जीज़ में दो काइनेटिक एनर्जीज़ होती हैं, एक ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, एक रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। स्टूडेंट्स, हमने सॉलिड साइलेंडर के लिए ये डिराइवेशंस क्लास में भी की है, और वहाँ हमने प्रूव किया है कि जब एक सॉलिड सिलेंडर मूव करता है तो उसकी जो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होती है वो 1/4 mv² होती है। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी उसकी 1/4 mv² होती है, और जो उसकी टोटल काइनेटिक एनर्जी होती है वो 3/4 mv² होती है।
तो स्टूडेंट्स इस 3/4 mv² में 1/4 mv² का कितना हाथ है, तो आप इजीली ये बता सकते हैं कि 3/4 mv² में जो है 1/4 mv² का 1/3 उसकी जो है कंट्रीब्यूशन है, ठीक है। क्योंकि 3 दफ़ा 1/4 mv² मिलेंगे तो 3/4 mv² बनेगा। तो इसका मतलब ये है कि द रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इज़ 1/3 ऑफ द टोटल काइनेटिक एनर्जी। तो करेक्ट ऑप्शन इसका आपके साथ ऑप्शन नंबर सी आता है। और इसके साथ ही हमारे चैप्टर 5 के ये MCQs भी वाइंड अप हो गए। नेक्स्ट लेक्चर में चैप्टर 6 के साथ दोबारा मुलाकात होगी। इस लेक्चर के लिए इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स।